हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और ये जो 10 दिन का सेशन चलने वाला है पीईटी पे चलने वाला है। पीईटी का जो ग्राफ है, ग्राफ से जो क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, यानी जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और 10 दिन का स्पेशल क्लास चलेगा पीईटी के लिए, क्योंकि जो बच्चे हमारे ऑफलाइन पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, उनका डिमांड था कि सर ग्राफ से क्वेश्चन कब आएगा, यानी 20 नंबर का ग्राफ है मैथ में, कब पढ़ाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि आज मेरा है कौन सा डेट, 1 तारीख है बेटा। और हम कोशिश ये रहे कि 10 तक हम लोग क्या करेंगे, कोशिश अपनी पूरी कर ले जाएंगे, कंप्लीट कर ले जाएंगे पूरा डीआई। यानी जितने टाइप के डीआई होंगे सारे टाइप से बात करेंगे, सारे टाइप एक एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आज हम लोग पीईटी डीआई पे चर्चा करने वाले हैं कि डीआई में क्या क्या पूछा गया है। सबसे बड़ी बात ये होती है बेटा कि डीआई में सबको पता नहीं होता है कि कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं। केवल पाई ग्राफ, बार ग्राफ पढ़ा देने से आपका डीआई कंप्लीट नहीं होगा। जब आपका पीईटी 20 नंबर का डीआई पूछा है तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में 2 4 5 डीआई की बात करेगा, क्योंकि मान लो कि पाई ग्राफ से एक दे दिया, बार ग्राफ से एक दे दिया, फिर और टेबल से दे दिया आपसे, फिर बाकी अदर भी आपके डीआई उसमें शामिल होते हैं, जैसे लाइन ग्राफ हो गया, आयत ग्राफ हो गया। यानी कह सकते हैं कि जितने भी ग्राफ्स हैं सारे ग्राफ से हम बात करेंगे पीईटी स्पेशल। तो सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, सारे बच्चे एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करें। जोड़ लीजिए कि आपकी क्लास जो चलने वाली है 10 दिन की ना, समझ लेना कि लेखपाल बन के छोड़ोगे, लेखपाल बन के निकलोगे आप यहाँ से। यानी पीईटी के लिए स्पेशल, जब तक आप पीईटी क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आप लेखपाल नहीं बन सकते हो। तो पहले पीईटी पे फोकस करो। 20 अगस्त को पेपर है, 10 दिन में हम इसको कंप्लीट कर ले जाएंगे। और 10 दिन रिवीजन कर लेना, 20 नंबर आपका मैथ का यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और 5 नंबर आपको अर्थमेटिक में कंप्लीट ही हो गया है, 25 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। मेरा पूरा दावा है कि आप लोग मेरा सहयोग करोगे। और जो मेरे यहाँ छात्र ऑफलाइन पढ़ रहा है, जिनकी डिमांड थी सर पीईटी पढ़ाइए, उनकी डिमांड पूरी हो गई। बाकी बच्चों को शेयर करते रहेगा। हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं पूरा का पूरा डीआई। इसका मतलब बस आपका फीस इतना होगा, आपका डेस्क वर्क कितना होगा कि आप शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, हौसला बढ़ाइएगा कि हम लोग क्या करें। आज ये पीईटी की बात करते हैं तो पीईटी में भाई 5 नंबर का अर्थमेटिक था और 20 नंबर का डीआई था। डीआई में कौन कौन सा सेगमेंट था, मैंने यहाँ लिख दिया कि टाइम आपका बचेगा। डीआई में कौन कौन सेगमेंट था? पहला था ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण। सबसे बड़ी बात है कि ग्राफ होता क्या है, कौन कौन से ग्राफ की बात कर रहा है। हमारे एग्जाम में हमारे यहाँ पूछ दिया, केवल इतना बोल दिया कि भाई आपको ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण करनी है। कह रहे ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण करनी है। आपको क्या करना है मेरे भाई? ग्राफ की व्याख्या करनी है और विश्लेषण करनी है। सबसे बड़ी बात है कि ग्राफ में कौन कौन सी ग्राफ आएगी, किस ग्राफ की व्याख्या करनी है, किस ग्राफ का विश्लेषण करना है। व्याख्या विश्लेषण किस ग्राफ का करना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आज आपको बताऊंगा किस किस ग्राफ पे बात करेंगे। देखो यार, ये सब पढ़ने के लिए आपको 2-3 टॉपिक तैयार करना पड़ेगा, और मैंने पढ़ाया भी है तो तैयार कर लेना। पहला टॉपिक होगा हमारा, आप जानते हो, प्रतिशत। यानी 1% आपको 100% पढ़ना पड़ेगा, यानी परसेंटेज जो होगा ना आपको 100% तैयार करना पड़ेगा। दूसरा जो टॉपिक हमारा है लाभ और हानि। क्या है मेरे बेटा? लाभ और हानि। लाभ और हानि को आपको तैयार करना पड़ेगा, लाभ और हानि को आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके साथ एक है बट्टा, इसको भी तैयार, डिस्काउंट को भी तैयार करना पड़ेगा। मैंने पढ़ाया, बस जितना मैंने पढ़ाया उसमें तैयार कर लेगा, बाकी अब कुछ करने की सकता नहीं। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक है हमारा ये है औसत। औसत नाम सुना होगा, औसत का नाम सुना होगा, एवरेज का, इसको तैयार करना पड़ेगा। चौथा टॉपिक होगा अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात आपको तैयार करना पड़ेगा। यानी मैंने क्या बोला आपसे कि क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा डीआई कंप्लीट करने के पहले। यानी डीआई पढ़ने के पहले आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पूरा का पूरा परसेंटेज तैयार करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करना पड़ेगा, और डिस्काउंट तैयार करना पड़ेगा। कभी कभी डीआई में क्या करता है, कभी कभी डीआई हमारा चाहे पाई ग्राफ हो, चाहे बार ग्राफ हो, चाहे लाइन ग्राफ हो, चाहे इकोनॉमिकल ग्राफ हो, जो भी हो, उसमें क्या करता है वो आपका कहीं ना कहीं बिजनेस से इंटरलिंक कर देता है। क्या करते हैं मेरे भाई? बिजनेस से इंटरलिंक कर देता है। और बिजनेस में लाभ हानि और बट्टा तो मिलता ही मिलता है। कभी कभी दुकानदार से इंटरलिंकिंग करता है, दो दुकानदारों की तुलना करा देता है कि सामान पे इतना डिस्काउंट दे रहा है तो दूसरा इतना डिस्काउंट दे रहा है, तो उनका रेशियो क्या हो सकता है, इंटरलिंकिंग करता है केवल, बाकी और कुछ नहीं होता। उसके बाद एवरेज, औसत आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार ही करना पड़ेगा। यानी जो एवरेज है आपको तैयार, अनुपात और समानुपात,
ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन भी तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद एक टॉपिक आती है, उसके बाद आता है साधारण ब्याज। और पांचवा टॉपिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने कहा कि साधारण ब्याज तैयार करना पड़ेगा। क्या तैयार करना पड़ेगा भाई? साधारण ब्याज तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद से छठा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज तैयार करना पड़ेगा। चक्रवृद्धि बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ कि बड़े बड़े आंखों से देखो आप लोग, यानी बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ कि आप इत्मीनान से बैठ के देखो। आपके डीआई पढ़ने से पहले किस पे काम करना पड़ेगा? डीआई पढ़ने से पहले आपको किस किस टॉपिक पे काम करना पड़ेगा? पहला टॉपिक हमारा परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, तीसरा होता है एवरेज, चौथा होता है अनुपात और समानुपात, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इस टॉपिक को आपने तैयार कर लिया तो समझो डीआई का 90% चीजें हल हो गई। यानी 90% क्वेश्चंस क्या हो गए? हल हो गए। अगर ये आपका तैयार है तो आपको कहोगे सर ये तो मेरा तैयार है, आपने मुझे पढ़ाया है। अगर जिनका नहीं तैयार है तो मेरी क्लास जाके देखेंगे, पढ़ेंगे, यानी इन टॉपिक को खोल के पढ़ेंगे, देखेंगे, तैयार करेंगे, 90% डीआई यहाँ से तैयार हो जाएगा। डीआई में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि डीआई में क्या होता है, डीआई में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, डीआई को एक डीआई से दूसरे डीआई में कैसे इंटरलिंक किया जाता है, डीआई पे कैसे व्यवसायिक प्रक्रिया को दिखाया जाता है, डीआई पे कैसे सामाजिक प्रक्रिया को दिखाई जाती है। सारी बातें मैं बताऊंगा कौन कौन सा डीआई आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन कौन सा डीआई आपको थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। ये हो गया भाई, ये टॉपिक नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना कि ये आपको डीआई पे तैयार करना पड़ेगा। मैं बीच बीच में आपको इंटरलिंक करता रहूंगा इन टॉपिकों के साथ और मैं बताता रहूंगा कैसे आपको हल करना है, कैसे चीजें आपको करना है। ठीक, उसके बाद आ जाओ भाई डीआई में पहला जो टॉपिक मेरा लोग बता देते हैं कि आपको ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण कर देनी है। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 10 नंबर का। भाई जानते हो कि 10 नंबर का क्वेश्चन आपके ग्राफ और व्याख्या, ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण से आएगा, यानी ग्राफ इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। ग्राफ इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस यानी कह सकते हैं इससे आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब 10 नंबर के क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा? मेन मुद्दा तो है ना कि भाई 10 नंबर का क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा? पाई चार्ट से पूछा जाएगा कि दंड आरेख यानी बार ग्राफ से पूछा जाएगा कि रेखा चित्र यानी लाइन ग्राफ से पूछा जाएगा कि आयत चित्र हिस्टोग्राम से पूछा जाएगा तो प्रकीर्ण आरेख यानी सेक्टर चार्ट से पूछा जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं ग्राफ की बात करते हैं, हम लोग ग्राफ की व्याख्या की बात करते हैं तो ग्राफ में पाई चार्ट भी आता है आपका, ग्राफ में दंड आरेख भी आता है यानी बार ग्राफ भी आता है, रेखा चित्र लाइन ग्राफ भी आता है, आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम भी आता है और प्रकीर्ण आरेख जो सेक्टर चार्ट आता है। सबको ये सारी चीजें पता होती है, लेकिन ये वाला जो 5वां नंबर है ये सबको पता नहीं होता, ये पढ़ाता कोई नहीं भाई। देखो ये कोई पढ़ाता नहीं और यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ प्रकीर्ण आरेख से बनेगा, यानी यहाँ से 5 क्वेश्चन बनेगा, 3 4 5 क्वेश्चन बनेगा आपके। देखो क्योंकि ये पाई चार्ट सब जानते हैं, दंड आरेख यानी बार ग्राफ सब जानते हैं, लाइन ग्राफ सब जानते हैं, हिस्टोग्राम सब जानते हैं, आयत चित्र सब जानते हैं। क्योंकि देखा जाए कि आयत चित्र जो होता है ये कहीं ना कहीं दंड आरेख यानी बार ग्राफ एक दूसरे को इंटरलिंक करता है, ये सारी चीज जानते हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनेगा। जब यहाँ से 4 नंबर के 4 क्वेश्चन बनते हैं तो इनको तैयार करना बहुत जरूरी है। और हमको लगता है कि जब आप ग्राफ तैयार करना शुरू करते हो, जब आप पढ़ना शुरू करते हो, पाई चार्ट से जब पढ़ना शुरू करते हो तो एक दूसरे को आप समझने का प्रयास करते हो, आपके अंदर समझ विकसित हो जाती है तो चीजें आपके लिए आसान हो जाता है। तो समझ विकसित करने के लिए मुझे बेसिक कंसेप्ट को उठाना पड़ेगा, यानी एक एक बेसिक कंसेप्ट को देखना पड़ेगा। तो मुझे पाई चार्ट से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। पाई चार्ट की जो बेसिक समझ है उसको मुझे आपके सामने पेश करना होगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो यार ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ जो होता है, ग्राफ पे काम करते हैं तो एक ऐसा ग्राफ बनाया जाता है, या तो सर्कुलर ग्राफ बना दिया जाता है, तो रेक्टेंगुलर ग्राफ बना दिया जाता है, या तो स्क्वायरल ग्राफ बना दिया जाता है। उसमें सामाजिक तत्व को दर्शाया जाता है, उसमें क्या किया जाता है? सामाजिक तत्व को दर्शाया जाता है, उसमें इकोनॉमिकल तत्व को दर्शाया जाता है, उसमें हम कह सकते हैं कि एजुकेशन फील्ड की बात कर दी जाती है, यानी किसी भी फील्ड की बात करके वहां से एक दूसरे से तुलना करने की बात की जाती है कि हम एक दूसरे से तुलना करें और बच्चा वहां हमको आंसर करे कि क्या बच्चा अपना माइंडली प्रिपेयर्ड है कि नहीं। जैसे मान लो कि 2 ग्राफ बना दिया, कहा कि एक 2020 का डायग्राम है, 2021 का डायग्राम है, एक 2020 के खर्चों के ऊपर डिपेंड करता है, एक 2021 के खर्चों के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोनों में तुलना करना है आपको, अब डिपेंड करता है कि आप तुलना कैसे कर पाते हो। जैसे आप घर में हो, 2020 अब चल रहा है, 21 चल रहा है, 2020 जैसे चला तो आपने 2020 का तुलना किया, 2021 से तुलना किया, तो किस बेस पे किया? इकोनॉमिकल बेस पे किया, सामाजिक बेस पे किया, किस बेस पे आपने तुलना किया?
उसकी बात यहाँ पे की जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैथ के दृष्टिकोण से की जाएगी, गणित के दृष्टिकोण से की जाएगी। तो ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण में ये चीजें, और आप कहोगे कि सर पहले आप मुझे बता दीजिए कि इसमें कौन कौन से आएंगे, कहाँ कहाँ से हमको टॉपिक पढ़ने हैं। तो मैं बता दूं, देखो पहला हम पाई चार्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पाई चार्ट की बात कर रहे हैं। तो पाई चार्ट का मतलब होता है कि पाई चार्ट का मतलब होता है, जब हम पाई चार्ट के पहले की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं भाई? जब ये हमारा पहला है, जब हमारा पहला है पाई चार्ट, पाई चार्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना, एक एक चार्ट के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। पाई चार्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पाई चार्ट आप देख रहे हो। पाई चार्ट में क्या होता है कि एक हमको सर्कल बनाया जाता है, एक हमको सर्कल बना दिया जाता है, बना कर दे दिया जाता है सर्कल। इसमें आपके पारिवारिक खर्चे को दर्शा दिया जाता है, आपके पारिवारिक खर्चे को दर्शाया जाता है। वो पारिवारिक खर्चे का जो दर्शाने का तरीका होगा आपका, या तो परसेंटेज में होगा या तो आपको डिग्री में होगा। किसमें होगा भाई? डिग्री में होगा। परसेंटेज में होगा तो ये 100 पे आधारित होगा, 100% पे, सब जानते हैं। या तो डिग्री में होगा तो 360 बेस पे होगा। कितना होगा? 360 बेस पे होगा। यानी दो ही हो सकता है, दो के अलावा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कि जब भी पाई चार्ट पढ़ना आप लोग, जब भी आप लोग पाई चार्ट के बारे में चर्चा करना, जब भी पाई चार्ट के बारे में चर्चा करना, तो आपके पास 100 मिलेंगे और 360 डिग्री मिलेंगे, इसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि जानते हैं कि 100 भी अपने आप में पूरा कंप्लीट होता है, 360 डिग्री कैसे क्यों लिया जाता है? क्योंकि एक मिड पॉइंट होती है सर्कल का, इस मिड पॉइंट के चारों तरफ का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो देख लेते हैं, जैसे कि आपके सामने मैंने एक रखा है चार्ट, तो मैंने कहा कि इस चार्ट में मैंने देखा कि सब डिग्री की बात करता है, सब डिग्री की बात करता है, सब डिग्री की बात करता है, डिग्री की बात करता है। कह रहा है कि यहाँ दिए गए वृत्त लेखा चित्र में एक परिवार द्वारा वर्ष 1998 में विभिन्न मदों पर किए गए खर्चों को दर्शाया गया है। चित्र का अध्ययन करके 51 से 55 प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं आपके सामने इसलिए रखा हूँ, मेरा कहने का मतलब क्या था कि जब आपके सामने चार्ट रखा जाएगा, ग्राफ रखा जाएगा, तो मैंने कहा कि या तो पारिवारिक प्रक्रिया को इसमें दर्शाया जाएगा, पारिवारिक खर्चे को दर्शाया जाएगा, और दर्शाने का तरीका क्या होगा? या तो परसेंटेज होगा या तो क्या होगा? डिग्री होगा। परसेंटेज होगा तो 100 डिग्री होगा तो 360, बस इतना याद रखना है। परसेंटेज होगा तो 100 डिग्री होगा तो 360। या तो सामाजिक तत्व को दर्शाया जाएगा, या तो इकोनॉमिकल तत्व को दर्शाया जाएगा, या तो कहीं किसी संस्था के बारे में उसमें बात की जाएगी, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी एक सेगमेंट को उठा के उसमें चर्चा की जाएगी, और जिस बात पे चर्चा की जाएगी उसी चर्चा से प्रश्न बनेगा, उसी प्रश्न को आपको गणित के दृष्टिकोण से करना है। जैसे मान लीजिए बोला है कि यहाँ पे डिग्री की बात करता है, तो डिग्री की बात किया, इसका मतलब हमको 360 डिग्री हमको याद आना चाहिए। डिग्री की बात किया तो हम कितने याद आना चाहिए भाई? 360 डिग्री याद आना चाहिए। आपको कैसे 360 डिग्री की बात कर रहे हैं? हमने कहा बजट पे 54 डिग्री खर्च किया है, अन्य पे 72 डिग्री खर्च किया है, भोजन पे 82.8 डिग्री खर्च किया है, वस्त्र पे 36 डिग्री खर्च किया है, आवास पे 54 डिग्री खर्च किया है, शिक्षा पे 43.2 डिग्री खर्च किया हुआ, यातायात पे 18 डिग्री खर्च किया हुआ। आप इन सबको जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू आएगी कितनी डिग्री की? 360 डिग्री की। अब मुझे इस रेशियो में बांटना है, जिस रेशियो में मुझे दिया गया है, मुझे अपना कोई क्लू यहाँ नहीं फिट बैठाना है। जितना दिया है, बोला कि 1998 में कुल खर्च कितना था? 46,000 रुपया। तो भोजन की मद में किया गया कुल खर्च कितना होगा? मैंने कहा कुल खर्च 46,000 था, टोटल खर्च 46,000 था, तो भोजन में 82.8% का खर्च किया गया। कितना खर्च किया गया? 82.8 डिग्री का खर्च किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि 46,000 गुणे 82.8 डिवाइड बाय कितना? 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। कुछ करना नहीं आपको, 360 डिग्री। यानी मैंने आपसे बोला, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, जब पढ़ाऊंगा, जब कैलकुलेशन बताऊंगा कैसे करना है, सारी बातें बताऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बस ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो सर्कल में होगा, सर्कल में जो बनेगा वो हमको दिखाएगा कि हम खर्च पे डिपेंड कर रहे हैं या आय पे डिपेंड कर रहे हैं, कि एक व्यक्ति की घर की तुलना हो रही है कि कई व्यक्तियों की तुलना हो रही है। अब वो क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि किसने किसकी तुलना हो रही है, इकोनॉमिकल तुलना हो रही है, किसी संस्था की तुलना हो रही है, किसी घर की तुलना हो रही है, किस पे क्वेश्चन बन रहा है, और क्वेश्चन दिखाया जाएगा। लेकिन आपकी समझ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब ये पाई ग्राफ हमारे सामने रखेगा तो 100% या तो 360 डिग्री, इसके अलावा कुछ नहीं। कभी कभी क्या करता है, इसमें दो ग्राफ एक साथ उठा कर रख देता है। देखो ध्यान से, दो ग्राफ, पहले पे डिग्री था, दूसरे में मेरा परसेंटेज रख दिया हुआ। क्या रख दिया भाई? दूसरे में परसेंटेज रख दिया हुआ। अब जब परसेंटेज रखा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100% की बात कर रहा हूं। जब दूसरे पहले में क्या था हमारा? डिग्री। तो आपको याद होना चाहिए, जब डिग्री की बात करता हो तो 360 डिग्री।
लेकिन जब परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो आपको कितना याद होना चाहिए, 100% की बात होना चाहिए। कह रहा है कि मान लो कि एक चार्ट बना हुआ है, एक चार्ट ए बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें वर्ष की बात तो कर रहा होगा, या तो कहीं ना कहीं देश की, कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था की बात जरूर कर रहा होगा, क्योंकि जो दोनों की तुलना करने की बात कर रहा है। हमने कहा कि प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित पाई चार्टों पर आधारित है। पाई चार्ट भारत के विदेश जाने वाले विवरण प्रदर्शित करते हैं। इसमें से एक देश के अनुसार और दूसरा आयु के अनुसार है। एक देश के अनुसार है और दूसरा आयु के अनुसार है। एक जो है देश के अनुसार यूके में 10% लोग हैं, यूएसए में 35% लोग हैं, अन्य में 25% लोग हैं, जापान में 30% लोग हैं। हमने कहा कि 40 से 49% वाले लोग थे, वो 20% गए। हमने कहा कि 30 से 39 वर्ष वाले 15% लोग गए, 60 से अधिक वाले लोग 40% गए और 30 से कम वाले 25% गए। यानी मेरा कहने का मतलब कि दो चीजों की तुलना हो रही है, दो एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास 4-5 देश दी गई हैं, जापान, यूके, यूएसए और इनमें दिखाया गया है कि जापान में कितने परसेंट लोग हैं। यानी जितने लोग गए होंगे, हमको नहीं पता कितने लोग गए हैं, लेकिन जितने लोग टोटल गए उनका 50% कहाँ गए भाई, उनका 35%, 30% जापान में गए हैं, उनका 35% यूएसए में गए हैं, उनका 25% अन्य देशों में गए हैं, 10% कहाँ गए हैं, यूके में गए हैं। ये तो चीजें हमको समझ में आ रही है, नॉर्मल सी बात। मान लो आपके गांव में 20 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति में कुछ लोग जापान चले गए, कुछ लोग यूएसए चले गए, कुछ लोग यूके चले गए, कुछ लोग अमेरिका चले गए, कुछ लोग कहीं भी चले गए। इसका मतलब कि उनका परसेंटेज यहाँ दिखाया गया कि ये लोग यहाँ गए हैं। और ये भी दर्शाया गया, दूसरे में क्या दर्शाया गया है, उनका उम्र दर्शाया गया है कि जो 20% लोग हैं उनकी उम्र 40 से 49 वर्ष है। यानी 40 से 49 वर्ष के लोग हैं, उनकी उम्र कितनी वर्ष है, 20 वर्ष है। कहा गया है कि दूसरा की बताओ कि 30 से 39 वर्ष की उम्र वाले 15% है, 50 से अधिक वाले 40% है, 30 वर्ष से कम वाले 25%। अब दोनों की तुलना की जाएगी, दोनों की तुलना में प्रश्न बनेगा। बोला है कि भारत से यूएस जाने वालों की संख्या 50 से अधिक उम्र वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो हमने कहा कि कहां जाने वाले भाई, यूएस से कितना गए, 10%। 10% का मतलब हम निकाल लेंगे 10%। और ये पूछा है कि क्या भाई, कितना पूछा है भाई, 50 वर्ष से अधिक वाले 40% गए, 50 वर्ष से वाले कितने गए, 40% गए। अब यहाँ दोनों की दूसरे से तुलना कराएंगे। जब दोनों के दूसरे से तुलना कराएंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट हमको निकल के आ जाएंगे। ये हमारा पाई चार्ट का नियम है। इसके बाद आ जाओ, जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक बार ग्राफ है। क्या भाई, ये बार ग्राफ है। बार ग्राफ पे आंकड़े आपको मिलते हैं, आंकड़े सेम होते हैं मेरे भाई, आंकड़े सेम होते हैं। यानी किसी न किसी डिपार्टमेंट की बात करता है, किसी न किसी घर की बात करता है, किसी न किसी विद्यालय की, विद्यालय भी एक तरह का डिपार्टमेंट होता है, किसी न किसी देश की बात करता है, देश की इकोनॉमिकल व्यवस्था की बात करता है, देश की सामाजिक व्यवस्था की बात करता है। यानी कहीं ना कहीं एक ग्राफ बना के, जैसे हम कह सकते हैं कि एक टेबल बना के, टेबल जस्ट लाइक टेबल, यानी इसको टेबल कह सकते हैं कि आप ग्राफ जब देखते हो कि जब आप कोई काम करते हो, जैसे आप मैच देख रहे हो तो आप देखते हो कि एक ओवर में अगर 10 रन बना है तो उसका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, एक ओवर में 9 रन बना है थोड़ा सा ग्राफ नीचे आ जाता है। यानी एक ओवर में 8 रन बना है तो ग्राफ और नीचे आ जाता है, एक ओवर में 12 रन बना है तो ग्राफ और ऊपर चला जाता है। यानी कहीं ना कहीं किसी संस्था को, किसी व्यवसाय को, किसी न किसी परिवार की स्थिति को, किसी न किसी देश की स्थिति को कई देशों की तुलना भी कर सकता है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। लेकिन मैं आपको बस इतना समझ विकसित करना चाहता हूं कि इस चार्ट को हम लोग कहते हैं, कौन सा चार्ट कहते हैं भाई, इस चार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। पहला था हमारा पाई ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, जब आपको ये मिले सर्कल तो इसको हम लोग पाई ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पाई ग्राफ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ, चलिए भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा मैं हिंदी में बता दूं, इसको दंड आरेख बोलते हैं, यानी बार ग्राफ बोलते हैं। यानी जब ऐसे ग्राफ आपको मिलते हैं इसको बार ग्राफ। देखो यहाँ पे ब्लैक से दर्शाया गया निजी वाहन को, ऐसे डॉट से दर्शाया गया बस को, ऐसे रेखा से दर्शाया गया रेल को।
अब से पूछा गया हमसे क्वेश्चन कि बता दो कि अब इसमें जो बस, रेल और बस की सुविधा है, रेल की सुविधा है और निजी वाहन की सुविधा में, इन तीनों में कहीं ना कहीं विभिन्नताएं हैं और तीनों विभिन्नताओं में अनुपात आपको बताना है। जब इस तरह के चार्ट्स आपको मिलेंगे तो चार्ट्स आपको होंगे, कौन से चार्ट्स होंगे भाई? ये चार्ट्स होंगे दंड आरेख, यानी कह सकते हैं इसको बार ग्राफ बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बार ग्राफ। यानी इन तरह के प्रश्न जब आपको मिलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कि बार ग्राफ। क्या बोलते हैं मेरे भाई? बार ग्राफ बोला जाता है। ये बार ग्राफ कहीं ना कहीं ये आयत चित्र में भी आते हैं, कहीं ना कहीं ये आयत चित्र में भी आते हैं, इनको आयत चित्र में भी दर्शाया जा सकता है। यानी जब इन तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, कभी कभी मान लीजिए क्वेश्चंस डायग्राम बना के पूछ देता है कौन सा ग्राफ है, बार ग्राफ है कि पाई ग्राफ है, तो इसका समझ आपके अंदर विकसित होना चाहिए, तब जाके चीजें होंगे। हमने कहा ए वाले जो ग्राफ है इसको हम लोग लाइन ग्राफ के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लाइन ग्राफ। क्या बोलते हैं? अब ये लाइन ग्राफ है, आप जब तक क्रिकेट देखते हो कि जिस ओवर की, यानी पूरा का पूरा आप इकोनॉमिकल देखते हो, जस्ट लाइक इसको इकोनॉमिकल ग्राफ बोल सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट का जो उतराव चढ़ाव होता है, जस्ट लाइक एक ग्राफ वही होता है। जब आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट का ग्राफ बनता है कि मान लो कि पहला जो हमारा टीम खेल चुका है, दूसरा टीम खेल रहा है, ऐसे ग्राफ बनता है कि किस टीम का स्कोर किस ओवर में कितना रहा है, यानी तुलना की जाती है पहले टीम से दूसरे टीम की। इसको हम लोग लाइन ग्राफ के नाम से भी जानते हैं, इकोनॉमिकल ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। यानी वो गया। उसके बाद इसमें कई तरह के प्रश्न आपके ये भी लाइन ग्राफ के ही श्रेणी में आते हैं। ये भी लाइन ग्राफ के श्रेणी में आते हैं। बोला गया है इसमें अब तुलना की जाती है 2001 2002 से 6 राज्यों की जनसंख्या की वृद्धि। अब भाई कुछ राज्य दे जाते हैं, उसमें जनसंख्या की वृद्धि की बात करता है, इकोनॉमिकल वृद्धि की बात करता है, सामाजिक वृद्धि की बात करता है, वहां पे एजुकेशन की बात करता है कि इस राज्य में एजुकेशन सिस्टम में इतनी वृद्धि हुई है, इस राज्य में एजुकेशन सिस्टम में इतनी वृद्धि हुई है। कुछ वहां पे आर्थिक से लेके हम लोग बात करते हैं, वहां पे रोजगार के दृष्टिकोण से बात करते हैं। तो अक्सर यहाँ पे इकोनॉमिकल जो होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, उसके बाद से यहाँ पे कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट की बात जरूर की जाती है। यहाँ पे इंक्रीमेंट की बात जरूर की जाती है, चाहे कोई देश को लिया जाता है, चाहे किसी घर को लिया जाता है, कि चाहे किसी संस्था को लिया जाता है, चाहे किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को लिया जाता है जहाँ के इकोनॉमिकल पहलू पे चर्चा की जाती हो, सामाजिक पहलू पे चर्चा की जाती हो, तो एक ग्राफ में लाइन ग्राफ की श्रेणी में लाता है। और लाइन ग्राफ की श्रेणी से भी आपके क्वेश्चन 4-5 बनते हैं, हर ग्राफ से 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसके बाद ये भी लाइन ग्राफ के ही श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? लाइन ग्राफ के ही श्रेणी में आते हैं, तो मुझे इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करना है। ये जो है आयत ग्राफ की श्रेणी में आते हैं। आयत ग्राफ क्यों? आप कहोगे सर ये बार ग्राफ जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है भाई? इसको बार ग्राफ कह रहे हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है। तो इसको हम लोग आयत, हमने बोला ना कि इसको जस्ट लाइक बार ग्राफ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जस्ट लाइक बार ग्राफ बोल सकते हैं, यानी इसको हम लोग आयत ग्राफ बोलते हैं। यानी आयत ग्राफ मैंने आपसे बताया था कि आयत ग्राफ ये वो होता है हमारा क्या होता है भाई? ये हमारा आयत ग्राफ होता है। इसको मैंने आपसे चर्चा की, ये मैंने आपसे चर्चा किया था कि ये जो होता है हमारा आयत ग्राफ होता है। आयत ग्राफ होता है, उसको हम लोग आयत ग्राफ को जस्ट लाइक हम लोग बार ग्राफ की श्रेणी में भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। थोड़ा सा क्या होता है भाई? अंतर होता है। अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि भाई देखो, इसमें देखो, इस वाले ग्राफ में देखो और इस ग्राफ में देखो, ये आपके आयत ग्राफ में देखो, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं और एक परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं। जैसे इस लाइन को हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। यानी जो हॉरिजॉन्टल पे सीधी रेखा है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब इन पे हमें वर्षों की संख्या, वर्षों की बात कर दी जाती है, वर्षों की बात में इकोनॉमिकल ग्राफ की बात कर दी जाती है कि भाई इस वर्ष में इतनी वृद्धि हुई थी, इस वर्ष में इतनी वृद्धि हुई है। हर सेगमेंट पे चर्चा की जाती है। तो इसको ऐसे ग्राफ जब आपको मिलते हैं रेक्टेंगुलर साइड में, जिसको हम लोग आयत ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आयत ग्राफ बोलते हैं। इसको भी हम लोग देखो, ये भी आपके आयत ग्राफ की श्रेणी में आते हैं। एक एक पे हम लोग काम करना है। मैं आपको केवल आज ग्राफ के बारे में बता रहा हूँ, कौन कौन से ग्राफ क्या क्या होते हैं, उनका नाम क्या है, आप समझ जाओ। किस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? आयत ग्राफ। मैंने आपके सामने रखा, तो ये भी आपके आयत ग्राफ की श्रेणी में आते हैं। ये भी आपके किस श्रेणी में आते हैं भाई? ये भी आपके आयत ग्राफ की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आपने इस ग्राफ को देखा होगा बहुत से पेपरों में
ये ग्राफ सेक्टर ग्राफ के नाम से जाना जाता है, सेक्टर ग्राफ के नाम से जाना, प्रकृत ग्राफ के नाम से जाना जाता है। अक्सर इस ग्राफ को कोई पढ़ाता नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि कुछ कैटेगरियां बांटी जाती हैं, 3 4 5 कैटेगरियां बांट दी जाती हैं। उन 4 5 कैटेगरियों में कुछ ना कुछ सेगमेंट दे दिया जाता है, कुछ ना कुछ पजल्स दे दिए जाते हैं। जैसे मान लो कि आपको आपके घर में आपको वित्त मंत्री सौंप दिया गया कि आपको वित्त मंत्री बनाया गया। वित्त मंत्री का काम केवल ये नहीं होता है कि घर के खर्चे चलाना, बाकी अदर भी उसके प्रति जिम्मेदारी होती है कि वित्त मंत्री है तो जो बाहर की बजट है उसको कैसे मैनेज करेगा, अंदर की बजट को कैसे मैनेज करेगा, घर के बच्चे हैं उनकी बजट को कैसे मैनेज करेगा, बुजुर्ग हैं उनकी बजट को कैसे मैनेज करेगा, दवा के खर्चे हैं, राशन के खर्चे हैं, बाकी अदर खर्चे हैं उसको कैसे मैनेज करेगा। तो कहीं ना कहीं वो दर्शाया जाता है यहाँ पे कि जब हम किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हो, जब किसी हम इंक्रीजमेंट की बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे होते हैं, जब किसी परिवार की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं कि क्वेश्चन कर रहे होता है, ये जब क्वेश्चन में ये सब दी जाती है, जब हम बात कर रहे होते हैं उनको अगर हम इसको उठा के सीधे डाल देते हैं ग्राफ पे, यानी जो हमारी इकोनॉमिकल व्यवस्था है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, जो हमारे हम कह सकते हैं इंक्रीजमेंट की व्यवस्था है, जो हमारी प्रोडक्ट की व्यवस्था है, उनको हम लोग कैसे आकलन करते हैं, उठा के ग्राफ पे डाल दिया जाता है। अब बेटा बताओ कि इस ग्राफ में इस पूरी प्रक्रिया को डाल दी गई है, आप क्या करना चाहते हो, कैसे इसको हल करोगे, डेटा आपके सामने रखा हुआ है, आप अपनी समझ विकसित करके इसको हल कर सकते हो। आ जाओ, ये हो गया। इसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया, क्या बताया भाई, आपको थोड़ा सा ये मैं बता दूं थोड़ा सा यहाँ पे, मैंने कहा कि देखो ये हमारा फाइनल था। इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा तालिका की व्याख्या और विश्लेषण। यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी टेबल इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। टेबल, अब क्या होगा कि टेबल जानते हो, टेबल में बेटा देखो एक टेबल होता है, आप जानते हो टेबल पढ़े हो, तो यहाँ से अगर मैं बात करूं, यहाँ से मैं बात करूं, ए वाला अगर मैं कहूं तो ये परपेंडिकुलर लाइन होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, क्या होते हैं भाई? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं और वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं। यानी परपेंडिकुलर यानी दो जब लाइंस मिलके एक टेबल्स बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेबल ग्राफ बोलते हैं। यानी कौन कौन से लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस जब दो मिलके टेबल का निर्माण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तालिका ग्राफ। क्या बोलते हैं? सार्डियन जिसे कहते हैं। तालिका ग्राफ में हमको सार्डियन पढ़ना होता है, यानी टेबुलेशन पढ़ना होता है हम लोग को, बाकी और कुछ पढ़ना नहीं है। अब टेबल किस अकॉर्डिंग बना हुआ है? पारिवारिक समस्या, पारिवारिक खर्चे पे बना हुआ है कि देश के खर्चों पे बना हुआ है कि देश की इकोनॉमिकल व्यवस्था पे बना हुआ है कि सामाजिक व्यवस्था पे बना हुआ है कि दो चार देशों की तुलना की जा रही हो। अब तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि जब हम बात करते हैं तो ये जो लाइन होता है ना, ये वाला जो लाइन होता है, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। हॉरिजॉन्टल पे क्या है? परपेंडिकुलर है। जब एक ग्राफ बनता है, इस ग्राफ को हम लोग टेबल ग्राफ कहते हैं, तालिका के ग्राफ कहते हैं। यानी हम बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तालिका ग्राफ बोलते हैं। अब इस तालिका ग्राफ पे हम बात करते हैं, परिवार की खर्चाओं पे चर्चा की जाती है। हो सकता है कि परिवार की खर्चाओं पे कि एक परिवार है, आयात पे इतना खर्चा करता है, निर्यात पे इतना खर्चा करता है, भोजन पे इतना खर्चा करता है, यानी सारी व्यवस्था इस पे दिखाई जाती है। हो सकता है 2-3 देशों की तुलना की जाती हो सकता है 2-4 कंपनियों की तुलना की जा सकती हो सकता है कि एक कंपनी के कई प्रोडक्ट की तुलना की जा रही हो। बस आपको समझ विकसित करना है, इस पे क्वेश्चन कैसे करना है, यानी जनरली आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना है। यहाँ पे कोई डिग्री, कोई भी परसेंटेज की बात नहीं होगी, जैसे क्वेश्चन दिया होगा उसे अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर बोला 2018 में किसी कंपनी की जो इकोनॉमिकल व्यवस्था थी, या तो उसकी टर्नओवर थी 150 करोड़ थी, 2022 में हो गई मान लो कि 100 करोड़ हो गई, तो कुछ ना कुछ परसेंटेज वृद्धि हुई। उसी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा की जाएंगे कि इस प्रोडक्ट्स में इतना इंक्रीजमेंट हुआ, इस प्रोडक्ट में इतना डिक्रीजमेंट हुआ है, इस प्रोडक्ट की लागत इतनी थी, बढ़ के इतनी हो गई, घट के इतनी हो गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं, लेकिन बस इतना समझना, ये वाला लाइन परपेंडिकुलर, ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं तालिका ग्राफ, यानी इसको बोलते हैं तालिका ग्राफ। इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा है, इसमें जो एक ग्राफ जो होता है, ये जो ग्राफ होता है, जैसे मान लो कि एक विवरण दे दिया गया है
अब यहाँ पे ड्यूरल दे दिया गया तो इसमें ग्राफ यहाँ इसको हम लोग परपेंडिकुलर कर सकते हैं, नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, आप बना सकते हो। अब बनाने की कोई, इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस बोल देते हैं। तो एक ग्राफ बना दिया गया और ग्राफ में बताया गया है कि एक परिवार जो है, परिवार के खर्चों के बारे में हमने कहा 1991 से उठा के 1995 तक के खर्चों के बारे में दर्शा दिया गया। अब आपको इसी बीच में तुलना करना है कि सभी 5 वर्षों के खर्चों का अनुपात क्या रहा होगा, कपड़ों के खर्चों के अनुपात क्या रहा होगा, यानी उनका रेशियो क्या रहा होगा, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी से तुलना कर लेगा। भोजन और शिक्षा का अनुपात क्या रहा होगा, 1993 वाला, 1992 वाला, 1991 वाला, चाहे 5 वर्ष के बारे में चर्चा कर देता है। तो बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, क्वेश्चन क्या पूछा है, मुझे कैसे बनाना है। तो ये हो गया हमारा कौन सा ग्राफ है। इस ग्राफ को भी हम लोग टेबल ग्राफ के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो कि कॉलेज है, अक्सर ये जो टेबल ग्राफ होता है, ग्राफ तो सब पे बनते हैं। जैसे बात करते हैं परिवार के ग्राफ तो सब पे बनते हैं, पाई ग्राफ भी, बार ग्राफ भी, टेबल ग्राफ भी, आयत ग्राफ भी परिवार पे बनता है, शिक्षा पे भी बनता है, देश पे बनता है, इकोनॉमिकल पे बनता है, हर चीज पे बनता है, कंपनी पे बनता है। यह कॉलेज वाला बना हुआ है। अब कॉलेज दर्शाया कि 2001 से लेकर 2005 तक की व्यवस्था दर्शाया गया है। क्या विभिन्न कॉलेज उतरे हुए विद्यार्थियों की संख्या है, यानी ए में ए, बी में सी में, डी में, ई में, एफ में। अब क्या करेगा, इसी से तुलना कर देगा एक दूसरे से। आपको अपनी समझ विकसित करनी है यहाँ पे कि आप क्या करना चाहोगे, आप करना क्या चाहोगे, आपकी समझ यहाँ विकसित करनी है मुझे। और एक एक ग्राफ को पढ़ाना, इतना ग्राफ मैंने आपके सामने रख दिया। ये भी टेबल ग्राफ में भी आता है। आप सोचो ये किसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, खिलौने की संख्या नहीं, कोई कंपनी खिलौने वाली, उसकी बात की जा रही है। यानी ये सब ग्राफ आपको समझाना है मुझे, एक एक ग्राफ को समझाना है। तो बेटा कल हम शुरू करेंगे पाई ग्राफ। कहाँ शुरुआत करेंगे हम लोग? पाई ग्राफ। पाई ग्राफ में हम कोशिश करेंगे कम से कम 30-40 क्वेश्चन करें, और कोशिश करेंगे कि जितने भी पाई ग्राफ बनते हैं, जितने भी पाई ग्राफ यानी जितने भी पाई चार्ट बनते हैं, हम लोग कंप्लीट कर ले जाएंगे। यानी 10 दिन के अंदर पूरा का पूरा हम लोग ग्राफ की व्याख्या, विश्लेषण और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण हम लोग कर ले जाएंगे। यानी पेट में आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। पेट में कितने नंबर का क्वेश्चन भाई? पेट में आपके 20 नंबर, आपके पेट में नहीं, पीईटी में आपके 20 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि देखो मेरे भाई, भारत में हम लोग हैं, किसी भी एग्जाम को सॉल्व करना हम लोगों को आता है। यानी पीईटी को हम लोग नॉर्मल पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट। तो कुछ लोग अपना पेट समझ लेते हैं। तो अपना पेट में ये पेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है उत्तर प्रदेश सरकार की, और इसके अकॉर्डिंग यूपीटीसी के जितने भी एग्जाम्स हैं आप दे पाओगे। अगर ये पीईटी क्वालिफाई करते हो तो कह सकते हैं कि प्राथमिकता जो कह सकते हैं ना कि एक ऐसा टेस्ट है जो आपको प्रीमियर लेवल पे होगा। आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसको टेस्ट किया जाएगा कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं। आपको लेखपाल देना है तो क्या लेखपाल के लिए एलिजिबल हो, कि आप वीडियो के लिए एलिजिबल हो, जितने यूपीटीसी के एग्जाम है उसके लिए एलिजिबल हो, ये किया जाएगा। तो भाई आज मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ग्राफ पढ़ने हैं और समझ विकसित करना है हमको ग्राफ को, और एक एक ग्राफ को लेंगे और एक एक ग्राफ पे कोशिश करेंगे कि इतना बेहतरीन क्वेश्चन किया जाएगा, इतना बेहतरीन क्वेश्चन किया जाएगा कि आप अपने जब एग्जाम में बैठो तो आपको लगेगा कि कोई पढ़ाया है आपको ग्राफ, आपको ऐसा फील हो कि आपको कोई ग्राफ पढ़ाया है और आप उसको पढ़े हो। इतना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा दिया जाएगा, यानी उसमें घी भी डाला जाएगा, मक्खन भी डाला जाएगा। बात समझ रहे हो? जैसे रोटी बनाते हो तो ऐसे खाते हो, उसका आनंद जो होता है अलग होता है। जब उसी रोटी में घी डाल दो, मक्खन मिला दो और उसको पनीर के साथ खाओ, जिसके साथ खाना हो खाओ, उसकी स्वाद अलग हो जाती है। जिसमें सारी व्यवस्थाएं डाली जाएंगी, घी से लेके मक्खन से लेके हर चीज उसमें डाली जाएगी। बस आपको ये है कि आप कितना खा लेते हो। बात समझ रहे हो? आप कितना खा जाते हो। चलिए हम मिलेंगे कल की क्लास से पाई ग्राफ से, यानी मिलेंगे हम लोग अपने ग्राफ से, व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बना हुआ। सब लोग शेयर करना, सब लोग शेयर करना, पेट की कसम है, सब लोग शेयर करना और शेयर करते रहना। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में।